अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, आज हम कूलम लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो कूलम लॉ के हवाले से मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कि कूलम लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसकी तमाम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, फिर कूलम लॉ जो कूलम्बिक फोर्स है इन मटेरियल मीडियम देखेंगे और वैक्यूम में देखेंगे, और फिर दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन भी करेंगे। आया कौन सी फोर्स स्ट्रांगर होती है, आया वैक्यूम वाली फोर्स ज़्यादा स्ट्रांगर होती है या जो मीडियम में प्रेजेंट होती है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर में, आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करनी ताकि आपको फुल लेक्चर जितना भी कूलम लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं तमाम आपके जहन में, यानी कि आपको जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनका लेक्चर देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर जो कि कूलम लॉ है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कूलम लॉ की आउटलाइन देख लेते हैं कि हम कूलम्स लॉ में बेसिकली स्टडी क्या करेंगे। तो सबसे पहले कूलम लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ देखेंगे, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आ जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ भी देखेंगे। उसके बाद इसमें एक फैक्टर आ जाता है परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी को भी देखेंगे। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कूलम लॉ के टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सातवां पॉइंट आ जाए कि कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। ठीक है, कि हम कूलम लॉ की जो इक्वेशन है वो किसी मटेरियल मीडियम के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे जो फोर्स इन वैक्यूम हमारे पास आएगी। ठीक है, कूलम फोर्स, ठीक है, और फोर्स इन मीडियम आ जाएगी, उसको हम कंपेयर करेंगे। और उसके बाद नौवां पॉइंट जो हमारे पास है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है कूलम लॉ की। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास होगा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, और एक और पॉइंट भी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम लॉ। ठीक है, कि हम कूलम लॉ को आखिर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम लॉ, ओके, कूलम्स लॉ, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में ही बता दूंगा। ठीक है, कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये तमाम पॉइंट्स आपने सीख लिए तो यकीन माने कि आपको कूलम्स लॉ कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको आने वाला है। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम। ठीक है, कूलम ने क्या किया कि उसने दो चार्जेस लिए। ठीक है, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी नेचर को डिस्कस नहीं कर रहा। उसने कोई भी दो चार्जेस लिए और उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि उनके दरमियान वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने इन दोनों के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थी, ठीक है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड थी, यानी कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, वो रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसने वो फाइंड करने की कोशिश की। ठीक है, फॉर दिस पर्पज उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, और उसने इन एक्सपेरिमेंट को, इन इलेक्ट्रिक चार्जेस को, जो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स वो फाइंड कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक अपरेटिस भी यूज़ किया। ठीक है, उसके लिए उसने एक अपरेटिस यूज़ किया जिसको हम कहते हैं टॉर्शन बैलेंस। ठीक है, टॉर्शन बैलेंस उसने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। ठीक है, उसके अंदर उसने इनकी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड थी उसको फाइंड करना चाहा। ठीक है, और आखिरकार उसको जो रिजल्ट मिला उसको ही उसने अपनी स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, जिसको हम कूलम लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कूलम लॉ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास कुल मिला के ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन। ठीक है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस between 2 point charges is directly proportional to is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Coulomb law की स्टेटमेंट ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस बात को मैं आपको मैथमेटिकली समझा देता हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखें, हमारे पास फर्ज करें एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा सकते हैं या फोर्स ऑफ
रिपलियन भी लगा सकते हैं, ठीक है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे ना। तो वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। मैं इसको अगर Q1 कहूँ और इसको Q2 कहूँ, ठीक है, इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों के मैग्नीट्यूड का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी कि इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर मैं उसको आर कहूँ तो ये जो फोर्स होगी इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई, तो मैं मैथमेटिकली यहाँ आपको अब समझा देता हूँ, ठीक है। इसने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 और Q2 को जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो फोर्स होगी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात उसने ये कही कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और उस डिस्टेंस का आप लोग स्क्वायर ले लें तो उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशंस इसकी स्टेटमेंट से हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो कंबाइनिंग कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो हमारे पास जो नेट रिलेशन हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी कि F यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब इस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है अब इसको हटाने, ठीक है। तो इक्वलिटी का जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जब भी हम हटाएंगे तो एक इक्वलिटी की सिंबल लगाएंगे और साथ में एक कांस्टेंट से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाएगी कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ओके। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है ना उसको हम कहते हैं के, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एफ जो हमारे पास है वो बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो के है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो के है इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है के का उसको हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ओके। के को क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। यही वो चीज़ है जो कि इस इक्वेशन में, ठीक है, कूलम्स लॉ में मटेरियल मीडियम का फ्लेवर पैदा करते हैं, ठीक है। यही वो चीज़ है जो कि मटेरियल मीडियम का फ्लेवर पैदा करती है, ठीक है। यानी कि जिस मीडियम में वो चार्ज पड़े हुए हैं तो उसका फ्लेवर लाने वाली इस इक्वेशन में ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। इसकी जो वैल्यू है ना मैं आपको बता दूं, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये डिपेंड कर सकती है, ठीक है, यानी कि ये मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे पहले तो ये डिपेंड कर सकती है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज, ठीक है। आप यानी कि कौन सी सिस्टम जो यूनिट्स सिस्टम है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आया आप FPS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, CGS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या MKS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी यूज़ करेंगे उस हिसाब से ये जो के की वैल्यू होगी ना वो डिफरेंट मिलेगी आपको, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मीडियम पर भी, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा कि मीडियम इस इक्वेशन में जो फ्लेवर लाता है वो ये के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर भी, ठीक है। और SI में, ठीक है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी फिजिक्स में, ठीक है, ज़्यादातर, तो उसमें जो के की वैल्यू है ना वो हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, के की वैल्यू है SI सिस्टम में, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हमारे पास के जो है, ठीक है, वो अब किसके बराबर है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो के होता है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो, ठीक है। अब क्या करो, आप पुट करो इक्वेशन 4 इन 3, ठीक है। तो हमें एक अनदर इक्वेशन मिल जाती है यहाँ। अब के की जगह में इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ 1 बाई 4 पाई, ओके। देन इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, हमारे पास जो इक्वेशन 3 है वो इम्प्लाइज करेगी, ठीक है, वो बराबर है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं के की जगह पुट करूंगा, के की जगह मैं पुट करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई F की वैल्यू, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ नई नज़र आ रही होगी जो कि है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 तो एक नंबर है, पाई जो है वो कांस्टेंट है, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 3.14। और यहाँ पर जो नई टर्म हम हमारे सामने आई वो है एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, ठीक है, ये वाली, इसको इसका नाम तो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी जो है ना वो बराबर होती है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम्स लॉ व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, ठीक है। जब चार्जेस को हम फ्री स्पेस में या एयर में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो उनके दरमियान फोर्स होती है उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, किसी भी मीडियम की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, हमारे पास कितने किस्म की परमिटिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब उसको
मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। परमिटिविटी का मतलब क्या है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ओके? ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो इफेक्ट होगी, ठीक है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है? तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है परमिटिविटी किसी भी मीडियम की जिसकी वजह से दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है ना उसकी मैग्नीट्यूड पर असर पड़ता है, ठीक है? यानी कि एयर में होगी तो उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड दो चार्जेस के दरमियान और होगी, और अगर किसी मटेरियल मीडियम में होगी उन दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स कुछ और होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को इफेक्ट करे वो हमारे पास होती है, ठीक है? फोर्स के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करे उसको हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है? आप लोगों को समझ आएगी, ओके? और एयर के लिए हम इसकी सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एयर और वैक्यूम जो परमिटिविटी होती है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, फॉर एनी मीडियम हम ये जो परमिटिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है? और अगर हम तीसरी टर्म देखें कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी असल में हमारे पास रेशो होती है, ठीक है? जो मीडियम की परमिटिविटी होती है, ठीक है, उसकी रेशो ले लें आप, जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, तो ये हमारे पास एक अनदर परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? यानी कि मीडियम की कितनी परमिटिविटी है और वैक्यूम की कितनी परमिटिविटी है उसको डिवाइड करें, हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है? और इसको रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास ना एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, ठीक है? इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते, ठीक है? क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं तो इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो एट द एंड हमारे पास कोई भी डायमेंशन या इसकी यूनिट नहीं होगी, ठीक है? और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, अगर वैक्यूम के लिए देखें तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी, ठीक है? यानी कि किसी भी वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी, और किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी फॉर एनी मीडियम, इस तरह से लिख देता हूँ, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है? यानी कि 1 से कभी भी लेस नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है? तो जिस तरह अगर हम देख लें कुछ वैल्यूज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर सम मटेरियल, तो वैक्यूम के लिए हमारे पास मैंने आपको बताया 1 के बराबर होती है, और एयर के लिए हमारे पास भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होती है, 1.0006 के बराबर होती है, ठीक है? और इसी तरह अगर आप बेंजीन का देख लें, ठीक है, तो बेंजीन की बराबर होती है 2.284 के, और इसी तरह जर्मेनियम की हमारे पास 16 के बराबर होती है, और इसी तरह हमारे पास जो पैराफिन पेपर होता है, ठीक है, मैं आपको कुछ उसकी बता रहा हूँ, पैराफिन पेपर की हमारे पास इसकी बराबर होती है 2 के बराबर होती है, ठीक है? तो आई होप आपको परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ये वो प्रॉपर्टी है मीडियम की जिसकी वजह से दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है? और इसके हम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मीडियम के लिए सिर्फ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और हमारे पास टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या है कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी जब हम उसकी रेशियो ले लेंगे किसके साथ, के परमिटिविटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस में, ठीक है, तो वो हमें दे देगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, ठीक है? और के जो एयर है या वैक्यूम है उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 के बराबर होती है, और जितने भी मीडियम है उसके लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, 1 से लेस नहीं होगी, ठीक है? और कुछ वैल्यूज मैंने आपको बता दी रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप कि आपको परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, ठीक है? यानी कि जब हमारे पास कोई मीडियम हो तो उसमें हम कूलम्स लॉ को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जिस तरह हम लोगों ने वैक्यूम के लिए देखा कूलम लॉ, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ कि हमारे पास उसकी जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह से आई थी, के या के की जगह मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है? जो उसके के जिसके बराबर है वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कूलम लॉ है ये किसके लिए लिखा गया है, वैक्यूम के लिए, ठीक है? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट में मैंने भी आपको बताया कि हम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की रिप्रेजेंट करते हैं उसकी परमिटिविटी को, ठीक है, वैक्यूम की। तो अब हम देखते हैं कि जब कूलम लॉ को किसी भी मटेरियल मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो मटेरियल मीडियम जब आएगा तो उसके लिए हम कूलम लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसको जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ एप्सिलॉन से, ठीक है? जिस तरह मैं आप यहाँ आपको बताने लगा हूँ कि हम इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है? हम साथ नॉट नहीं डालेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसको हम सिर्फ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट सिर्फ वैक्यूम के लिए और सिर्फ एप्सिलॉन तो किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए, ठीक है? तो आगे उसी तरह आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है? सिर्फ इस चीज़ का फर्क है इन दोनों में, ठीक है? ये वैक्यूम के लिए और ये है मटेरियल मीडियम के लिए। अब इन दोनों को इक्वेशन को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन देखने जाएंगे कि ये फोर्स तो है वैक्यूम में, ठीक है, और ये फोर्स है मीडियम में किसी भी दो चार्जेस के दरमियान। ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2, और उनके दरमियान ये फोर्स वैक्यूम में है और ये फोर्स हमारे पास मीडियम में है। अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इन दो फोर्सेस का
कि कौन सी फोर्स वैक्यूम की फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी दो चार्जेस के दरमियान या मीडियम की फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। उसके लिए हम लोग सहारा लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी का हम सहारा लेंगे ताकि हम पता लगा सकें कि जो फोर्स इन वैक्यूम है वो स्ट्रॉन्गर है या फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होता है किसी भी मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि अब हम कंपैरिजन देखने जा रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एफ इन वैक्यूम एंड एफ इन यानी कि फोर्स इन मीडियम। ओके, तो देखें मैं सबसे पहले जो फोर्स इन मीडियम वाली इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी बताया, तो यहाँ से अगर मैं इस सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास एप्सिलॉन किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। ये किसके लिए, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए। तो इस इक्वेशन में देखें आपको एप्सिलॉन नजर आ रहा है, तो इसकी जगह जस्ट पुट कर दें एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और साथ में एप्सिलॉन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ से मैं जो रिलेटिव परमिटिविटी वाली टर्म है इसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं बाहर इसको लिख सकता हूँ, और अंदर अब क्या रह गया है कि 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब देखें इस इक्वेशन पर आप अगर गौर करें तो ये अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है। देखें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो वैक्यूम में हमारे पास फोर्स थी वो भी यही थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो फोर्स इन मीडियम, ठीक है, फोर्स इन मीडियम है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी डॉट फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है। तो इससे इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है ना, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ कि जो फोर्स इन वैक्यूम है वो बराबर है फोर्स इन मीडियम, ठीक है, डॉट रिलेटिव परमिटिविटी। और मैंने अभी आपको बताया कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है किसी भी मीडियम के लिए वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ग्रेटर देन 1 कोई भी चीज़ जब फोर्स इन मीडियम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें जो फोर्स इन वैक्यूम होगी वो ग्रेटर मिलेगी देन फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो फोर्स इन वैक्यूम होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी फोर्स इन मीडियम से। तो यही तो हम फाइंड करना चाह रहे थे कि हम कंपैरिजन देखना चाह रहे थे कि फोर्स इन वैक्यूम ग्रेटर होगी या फोर्स इन मीडियम। तो हमें पता चल कि जो फोर्स इन वैक्यूम होगी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो ग्रेटर होगी देन फोर्स इन मीडियम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास कूलम लॉ से रिलेटेड दो आखिरी पॉइंट रह गए हैं, ठीक है। एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ एंड अदर इज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ मैं आपको समझा देता हूँ। तो वेक्टर पहले आपको समझना चाहिए कि वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो कूलम लॉ है ना उसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है। अब देखें ये चार्ज इस पर फोर्स फर्ज करें लगा रहा है F21, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और वो लग रही है इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज भी यानी कि रिपल्शन की फोर्स इस पर लगा रहा है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। वो क्या होगी F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और जो यूनिट वेक्टर होगी यानी कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की यहाँ से इस तरफ उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ R12, ठीक है, यानी कि R12 ये डायरेक्शन है फ्रॉम चार्ज यानी कि फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, और जो फोर्स लगेगी चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ उसको मैं कह देता हूँ वो है R21, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन फ्रॉम 2 टू, ओके। तो फर्स्ट Q1 के लिए अगर मैं लिखूँ यानी कि जो F12 है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो F12 बराबर होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ इसका जो यूनिट वेक्टर होगा R वो कौन सा है यानी कि F12, तो वो हमारे पास कौन सा है R21। क्यों कि जो चार्ज 2 है वो चार्ज 1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो है R21। मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया, और मैं अगर दूसरे के लिए लिखना चाहूँ F21, ठीक है, ये जो फोर्सेस के लिए लिखना चाहूँ तो वो बराबर होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉट R12, क्योंकि अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, वो यहाँ से उस तरफ को डायरेक्टेड है, वो मैंने R12 लिखा, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन पर आप ओवर करें तो ये वाली इक्वेशन तो आपको दोनों में सेम में रही, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर R21 है और यहाँ पर R12 है, और ये यूनिट वेक्टर है और ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ठीक है, वेक्टर की। तो हमें क्या मालूम हुआ कि जो F12 है वो बराबर है माइनस F21 के, यानी कि ये डायरेक्शन में अपोजिट होती है, ठीक है। ओके, आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ भी समझ आ गई होगी। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि चार्ज की यूनिट, ठीक है, जो यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज वो बराबर है कूलम के, ठीक है।
हमारे पास जो चार्ज की यूनिट है वो बराबर है कूलम के, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा कूलम लॉ के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखी। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, कुछ भी सीखा है आप लोगों ने इससे, तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और चैनल पर न्यू है तो जो चैनल है मेरा थिंक स्कूल वाला, ठीक है, यानी कि थिंक स्कूल मेरा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है, जिसके जरिए आपको तमाम लेक्चर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।